फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब कुछ कुशल मंगल होगा। आज मैं फिर लेके आया हूं अपने सीरीज़ का थर्ड वीडियो। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर 11th क्लास, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं हूं आलोक रंजन और आप देख रहे हैं देखुसीकू.com। आइए स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड चैप्टर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। हमने सबसे पहला इस चैप्टर में जाना था इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने जाना इकोनॉमी क्या होता है और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। और आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं एक सीरीज़ नया स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन एंड आंसर्स का। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक आंसर एक ब्रीफ में आपको समझाऊंगा। जिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, मतलब किसी चीज को इस्तेमाल करके कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना। सेम एज पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है, चांसेस, कि किसी इनपुट को हम इस्तेमाल करके क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी बिना अजम्पशंस के बेस पे नहीं होता है। हर एक थ्योरी एक अजम्पशंस के बेस पे, मतलब कुछ एज्यूम करके चलते हैं तब उसके ऊपर एक थ्योरी बनाई जाती है। जैसे मैं स्कूल 10 मिनट में पहुंच जाता हूं, मेरा दोस्त बोल रहा है मैं स्कूल 20 मिनट में पहुंचता हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं, मेरा ये अजम्पशन है मैं बाय साइकिल जाऊंगा, लेकिन मेरा फ्रेंड ये एज्यूम करके चलता है कि वो पैदल जाएगा। सेम एज जब हम कोई थ्योरी बनाते हैं इकोनॉमिक्स में तो वो सम अजम्पशंस के बेस पे होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कुछ अजम्पशंस के बेस पे है। इसको शॉर्ट में मैं पीपीसी बोलता हूं। पीपीसी, इसके और भी नाम है वो हम बाद में जानेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये दिखाता है दो गुड्स के ऑल पॉसिबल प्रोडक्शन को जो हम अपने गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं आपके घर में कुछ मम्मी के गेस्ट आने वाले हैं और मम्मी ने बोला बेटा जाओ चाय और कॉफ़ी बना के ले आना। आज तो आप फंस गए बेटा, आपको चाय और कॉफ़ी बनाना है जो आपको आता नहीं है। तो आप क्या कहे, आप दीदी के पास गए और दीदी से पूछने लगे भाई चाय और कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। और मम्मी ने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके घर में 2 लीटर दूध पड़ा हुआ है, मतलब रिसोर्सेज आपका गिवन है, ठीक है, और उससे आपको चाय और कॉफ़ी बनाना है। अब आपको तो एक्सपीरियंस है नहीं चाय और कॉफ़ी बनाने का, तो दीदी ने आपको बताया अगर आप सारे दूध का चाय बना लेते हो तो 21 कप चाय बनेगा, कॉफ़ी नहीं बनेगा उस पर। उसके बाद बताती है अगर आप 1 कप कॉफ़ी बनाते हो तो 20 कप चाय बनेगा, 2 कप कॉफ़ी बनाते हो तो 18 कप चाय बनेगा, 3 कप कॉफ़ी बनाते हो तो 15 कप चाय बनेगा, 4 कप कॉफ़ी बनाते हो तो 11 कप चाय बनेगा, 5 कप कॉफ़ी बनाते हो तो 6 कप चाय बनेगा, और 6 कप कॉफ़ी बनाते हो तो चाय नहीं बनेगा, सारे दूध का आपने कॉफ़ी बना लिया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि अगर गेस्ट आएंगे तो ये, अगर सबको चाय पीना है तो इतना चाय बनेगा, इतना कॉफ़ी बनेगा। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं DEFG, ये मैंने दे दिया, ये सारी पॉसिबिलिटी ABCDEF, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि 2 लीटर दूध को यूज़ करके आप कितना चाय और कितना कॉफ़ी बना सकते हो। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
तो 2 लीटर दूध को आपने जो सारी पॉसिबिलिटीज़ बनी है हमारी चाय और कॉफ़ी की, वो वही जो दिखाता है, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इट्स सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद दिस गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। आइए समझते हैं इसके अजम्पशंस क्या क्या हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। चाय कॉफ़ी के अलावा और भी तो हम कुछ बना सकते, शेक भी बना सकते थे, लेकिन ये जो थ्योरी है वो अजम्पशंस के बेस पे है। तो आइए जानते हैं अजम्पशंस का। अजम्पशंस किसी भी इकोनॉमी में, इन एनी इकोनॉमी ओनली प्रोड्यूस्ड टू गुड्स। हम यहाँ पे शेक नहीं बना सकते, बस हमारे पास 2 ही ऑप्शन मम्मी ने दिया हुआ है कि आपको चाय और कॉफ़ी बनाना है। इसी तरीके से किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री में हम सिर्फ 2 ही गुड्स को बना सकते हैं, तीसरा गुड्स नहीं बना सकते हैं। ये असम्पशंस है, मान के चल रहे हैं। दूसरा, रिसोर्सेज आर गिवन। रिसोर्सेज आर गिवन। जो भी रिसोर्स है, जैसे दूध था वो गिवन था कि 2 ही लीटर दूध है, इसी तरह से इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज है वो गिवन है। थर्ड, टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड। टेक्नोलॉजी भी फिक्स है, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर घर में गैस स्टोव पे बनाना है तो गैस स्टोव पे, मशीन से हम नहीं बना सकते चाय और कॉफ़ी। फोर्थ, resources are fully and efficiently utilized. Resources are fully and efficiently utilized। इसको समझते हैं। जो रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। पहली बात, मतलब वेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब दूध आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। दूसरा, आप पूरे दूध को इस्तेमाल करोगे, मतलब 2 लीटर दूध है तो पूरा 2 लीटर दूध को इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने आधा लीटर दूध बचा के रख लिया, तो पूरा दूध इस्तेमाल कर रहे हो और दूध को वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, तभी जो सारी कॉम्बिनेशंस बन रही है वो ये सारी कॉम्बिनेशंस बन रही है। तो 4 असम्पशंस हो गए। 5वां, रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक। Resources are not specific। रिसोर्सेज स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि 1 लीटर दूध से हम चाय बनाएंगे, 1 लीटर दूध से कॉफ़ी बनाएंगे, ये फिक्स नहीं है। आप कितना भी दूध से चाय बना सकते हो और कितने भी दूध से कॉफ़ी बना सकते हो। ये 5 असम्पशंस हो गए। 6ठा असम्पशंस, resources is not equally efficient। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट का मतलब ये हो गया, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 लीटर दूध में 5 कप कॉफ़ी बने तो 1 लीटर दूध से 5 कप चाय भी बनेगा। ये इक्वली एफिशिएंट नहीं है। हर एक रिसोर्सेज हर एक चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेबर है, लेबर भी एक तरह का रिसोर्स है। तो ज़रूरी नहीं है एक लेबर एक दिन में 5 शर्ट बनाए तो दूसरा लेबर भी एक दिन में 5 शर्ट, वो 6 शर्ट भी बना सकता है। तो रिसोर्सेज इज नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर ऑल द गुड्स। ठीक है, ये थे हमारे अजम्पशंस। अब आगे देखते हैं कि टी एंड कॉफ़ी के एग्जाम्पल के थ्रू इसका ग्राफ कैसे बनता है। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, आइए समझते हैं ग्राफिकली इसको। मैंने इस ग्राफ पे प्लॉट किया है चाय एंड कॉफ़ी की कॉम्बिनेशन को। टी इधर मैंने कॉफ़ी शो किया है और इधर शो किया है टी। जब हम 0 कप कॉफ़ी बनाते थे तो 21 कप हमारा क्या होता था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। जब हमारा कॉफ़ी 0 कप था तो 21 कप चाय था, ये पहला कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या था, जब 20 कप हम चाय बनाते थे तो कॉफ़ी कितनी बनती थी, 1 कप। तो 20 कप
चाय तो 1 कप कॉफ़ी। जब हम चाय 18 कप बनाते थे तो कॉफ़ी कितनी बनती थी? 2 कप। 18 कप तो 2 कप। मैं लिख भी देता हूँ, ये 21 कप था तो ये 0 था, ये 20 कप था तो यहाँ पे 1 कप था। जब ये 18 कप था तो इसकी कॉम्बिनेशन ये 3 कप था, सॉरी 2 कप था। जब ये 15 कप हुआ तो ये 3 कप था। जब ये 11 कप था तो ये 4 कप था। जब ये 6 कप था तो ये कितना था? ये 5 कप था। और जब ये 0 कप हुआ तो इसका ये 6 कप हो गया, राइट। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने बस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है, एक तरफ टी को और एक तरफ कॉफ़ी को। तो इसको, इस कॉम्बिनेशन को ग्राफिकली इस तरीके से, एक को मैंने एक्स एक्सेस पे ले लिया, एक को वाई एक्सेस पे ले लिया है। जब हम इसी कॉम्बिनेशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और जब हम इसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। दिस इज सेट, दिस इज कर्व, दिस इज कर्व। और एक्चुअली में इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ, इसको बोलते हैं पीपीएफ। पीपीएफ मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। इस पूरे को बोलते हैं पीपीएफ, पीपीएफ। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी वही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी वही है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट भी है। बस अंतर क्या है, प्रोडक्ट जब हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोलते हैं, जब ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, और नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ। तो आई होप आप लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको क्लियर हो गया है। अब समझते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 2 प्रॉपर्टीज हैं, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पहला, स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, और दूसरा कॉनकेव टू ओरिजिन। देखो, स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट एंड कॉनकेव टू ओरिजिन। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है जिससे हम किसी चीज़ को पहचान सके। जैसे मेरी प्रॉपर्टीज़ है, मैं बात कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, मेरी प्रॉपर्टीज़ है। सेम दिस, एक जानवर है जो पेड़ पे चढ़ सकता है, अब बता सकते हो ना, मंकी, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी देखे। इसी तरीके से पीपीसी की 2 प्रॉपर्टीज है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट एंड कॉनकेव टू ओरिजिन। स्लोप डाउनवर्ड, हमेशा पीपीसी इस डाउनवर्ड टू राइट रहता है, हमेशा वो ऐसे गिरता हुआ रहता है। इसका पहला कारण कि हम एक गुड को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे गुड को गेन करने के लिए, इसकी वजह से ये हमेशा स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट होता है। जैसे हम कॉफ़ी बनाने के लिए चाय को क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे, मतलब ज़्यादा कॉफ़ी बनाने के लिए हम चाय को सेक्रीफाइस कर रहे थे, इसके लिए स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट है। दूसरा, इट्स कॉनकेव टू ओरिजिन, इसके पीछे कारण है। इससे को समझने के लिए हमें एमआरटी समझना होगा और एमओसी समझना होगा, एमआरटी और एमओसी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये होता क्या है दोनों, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये पहला एक सेक्रीफाइस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इसमें क्या कर रहा है, एक एक गेन कर रहा है, एक एक गेन कर रहा है। तो अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का, तो 1 सेक्रीफाइस किया और 1 गेन किया, 2 सेक्रीफाइस किया 1 गेन किया, 3 सेक्रीफाइस किया 1 गेन किया, 4 सेक्रीफाइस किया 1 गेन किया, 5 सेक्रीफाइस किया 1 गेन किया, 6 सेक्रीफाइस किया और 1 गेन किया। तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, देखो इसको हम इक्वल टू निकालते हैं तो 1 2 3
4, 5 और 6। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का जो रेशियो है 1, ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब स्पीड से पहले 1 सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसी को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ रेट थ्रू विच वन गुड इज सेक्रीफाइस टू गेन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। मतलब ये वो रेट होता है जिस रेट से हम एक गुड को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे गुड्स को गेन करने के लिए, और इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। तो एमओसी हमेशा क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होता है, इसीलिए क्या होता है? ये कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। अगर ये 1:1 ही होता, ये 1:1 होता, तो ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है। और अगर ये घटते हुए पहले 4 हम सेक्रीफाइस करते, फिर 2 करते, फिर 1 करते, तब ये क्या होता है? डिक्रीजिंग रेट से होता, तो इस केस में ये कॉन्वेक्स बनता। तो ये हमेशा जो हमारा पीपीसी है वो कॉन्केव टू ओरिजिन है, क्योंकि हमेशा एमआरटी इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस करता है। होप सो आपको प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गया। अभी तक हमने जो किया है वो हमने पीपीसी समझा है, ग्राफ समझा है, उसके एजम्पशन समझा है और उसके प्रॉपर्टीज समझा है। एक और चीज़, अब उसको मैं रफ करूं, इस चीज़ को समझो। आप अगर 3 पॉइंट है, एक पीपीसी के ऊपर है, एक पीपीसी के अंदर है, एक पीपीसी के बाहर है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ऑन द पीपीसी, बोलते हैं ऑन द पीपीसी, इसको इनसाइड द पीपीसी, और ये आउटसाइड द पीपीसी, आउटसाइड द पीपीसी। ये 3 पॉइंट है, एक पीपीसी के इनसाइड है, एक आउटसाइड है और एक ऑन द पीपीसी है। ऑन द पीपीसी का मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे हमने पहले आपको बता दिया, पीपीसी क्या कॉम्बिनेशन 2 गुड्स को शो करता है with this given resource by making full utilization of resource। तो इसका मतलब क्या है? फुलर यूटिलाइजेशन, फुल फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन या इनएफिशिएंट यूज, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और आउटसाइड द पीपीसी का जो पॉइंट था, इसका मतलब ये हो गया अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर आप इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन बनाते हो, इसका मतलब आप जो दूध था वो वेस्ट कर रहे हो या पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आपने कम दूध लिया उसको यूटिलाइज किया। ऑन द पीपीसी का मतलब ये हो गया पूरे दूध को यूटिलाइज कर रहे हैं, और आउटसाइड द पीपीसी का मतलब हो गया ऐसा कॉम्बिनेशन जो उतने दूध से बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए फुलर यूटिलाइजेशन ऑन द पीपीसी दिखाओ तो पीपीसी के ऊपर आता है, अंडर यूटिलाइजेशन या इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स दिखाओ तो इनसाइड द पीपीसी आता है, और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को दिखाओ तो वो आउटसाइड द पीपीसी आता है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। इतना आप नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं शिफ्ट इन पीपीसी की। अब पढ़ने जा रहे हैं शिफ्ट या चेंज इन पीपीसी। पीपीसी में चेंज कब आता है या उसमें शिफ्ट कब होता है? तो इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण, फर्स्ट, चेंज इन रिसोर्स, चेंज इन रिसोर्सेस, और दूसरा जो कारण है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी। हमने चाय एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया था, उसी से समझते हैं। चेंज इन रिसोर्स का मतलब मम्मी ने 2 लीटर दूध दिया था, रिसोर्स को चेंज कर दिया, बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, ठीक है। तो पहला चेंज इन रिसोर्स का मतलब इंक्रीज भी कर सकती है, इंक्रीज इन रिसोर्स भी हो सकता है। दूसरा डिक्रीज इन रिसोर्स भी हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब पहले हम गैस स्टोव पे बना रहे थे, हमने इंट्रोड्यूस किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीन वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया, लेटेस्ट या न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, न्यू टेक या आउटडेटेड,
डेटेड या कोई पुरानी टेक्नोलॉजी चूल्हे पे बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तब हमारा पीपीसी में क्या चेंज आता है या कैसे शिफ्ट होते हैं देख लेते हैं। ये हमारा पीपीसी है। सिंपली अगर रिसोर्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और रिसोर्स डिक्रीज करेंगे तो पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास 2 लीटर दूध की जगह 3 लीटर दूध है तो मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ज़्यादा कॉम्बिनेशन आ सकता है। अगर 1 लीटर दूध कर दिया तो कॉम्बिनेशन हमारा घट जाएगा। तो पहला कारण था चेंज इन रिसोर्स, जिसकी वजह से अगर रिसोर्स को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और रिसोर्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो पीपीसी क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब बात करते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी की। इसमें 2 कारण हैं। हमारे पास 2 गुड्स थे, हमारे पास 2 गुड्स था, एक एक्स, एक टी, एक कॉफ़ी। अगर मैं खाली कॉफ़ी में न्यू टेक्नोलॉजी लगा देता हूँ तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर मैं बस टी में नया लगा देता हूँ तो टी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये राइटवर्ड की तरफ चेंज हो जाएंगे, या अगर दोनों में लगाता हूँ तब ये इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों शिफ्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सेम एज अगर मैं आउटडेटेड पुरानी टेक्नोलॉजी लगाता हूँ तब क्या होगा, अगर मैं कॉफ़ी में लगाता हूँ पुरानी टेक्नोलॉजी तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन घट जाएगा। अगर मैं टी में लगाता हूँ तो बस चाय में कोई ऐसा नहीं होगा, टी का प्रोडक्शन घट जाएगा। अगर दोनों में लगाता हूँ तो दोनों का प्रोडक्शन घट जाएगा। तो ये इफेक्ट आता है चेंज या शिफ्ट इन पीपीसी। आई होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब एक चैप्टर का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम एमओसी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस कर लेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 4th पार्ट में मिलते हैं हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ। धन्यवाद।